चलें जी। अच्छा, सो आज का जो लेक्चर है इट्स अबाउट पॉइंटर्स। अच्छा, पॉइंटर्स सी प्लस प्लस में शायद सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट, सो लेट मी स्टॉप चैट कि ये कोई ना कोई मैसेज कर देता है जिस वजह से प्लीज आप बोलिएगा, चैट मत कीजिएगा। तो अच्छा जी, पॉइंटर्स का आइडिया क्या है? सी प्लस प्लस में दीज आर बेसिकली कॉल्ड द पावर ऑफ सी। द पावर ऑफ सी इज बेसिकली दिस टॉपिक जो हम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो क्यों कहते हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों को इसका तो पता ही होगा, जब मैं कहता हूं कि मैंने इंट m% रेफ बनाया, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक इंटीजर v बनाया, इसकी वैल्यू 10 है, और यहाँ पे मैंने रेफ बनाया और इसको मैंने v असाइन कर दिया। तो बेसिकली ये मेमोरी में क्या करता है? मेमोरी में क्या दो अलग अलग ब्लॉक्स बने होंगे? तो लेट्स टॉक अबाउट मेमोरी हियर। ये मेरे पास मेमोरी है ना, तो मेमोरी में यहां पे एक v बना है, इसका अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x100 है। ठीक है। हाँ जी, मुझे बताएं क्या रेफ के लिए एक अलग मेमोरी बनी होगी? जी बताएं। नो सर, सेम होगी। सेम मेमोरी होगी, बस यहां पर बेसिकली इसका नाम रेफ होगा। ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज, आपने सेम मेमोरी का एक नया रेफरेंस बना दिया। ठीक है। अच्छा, अगर आप सो बेसिकली वी में क्या पड़ा हुआ है? वी में 10 पड़ा हुआ है। ठीक है। सो अगर मैं कहूं सी आउट एड्रेस ऑफ वी, तो क्या आउटपुट होगा? ये होता है ये एम% होता है एड्रेस ऑपरेटर। तो ये एड्रेस, हाँ जी, ये क्या किसका आउटपुट, एड्रेस आउटपुट करेगा? ये क्या आउटपुट करेगा? एड्रेस वैल्यू। अच्छा, ये सर प्लीज फिर आप, बेटा आप लोगों को तो मैं पूछ रहा हूं तो आप अपने माइक के ऊपर माउस रखें, फौरन माइक ऑन करके आप फौरन बोल दिया करें। ये नहीं कि आप माइक वो माउस ढूंढ रहे हैं, आप माइक को रखें अपने अपने माउस को रखें माइक के ऊपर, फौरन ही माइक ऑन किया और जवाब दे दिया। प्लीज, आई वांट एटलीस्ट 10-20 आंसर्स पर क्वेश्चन। जी बताएं जी, एड्रेस ऑफ वी की क्या एग्जैक्ट आउटपुट आएगी? 0x100। 200 है। शाबाश, 0x100 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे v आउटपुट करूं तो क्या आउटपुट होगी उसके फौरन बाद? 10 10 शाबाश। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर मैं कह दूं एड्रेस ऑफ रेफ आउटपुट करे तो क्या आउटपुट होगा? सर सेम एड्रेस होगा। 0x100 शाबाश। और अगर मैं यहाँ पे रेफ आउटपुट करूं तो क्या आउटपुट होगा? वो भी 10। सेम 10 होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और बना रहा हूं, इसे कहते हैं इंट, इसे कहते हैं पॉइंटर। अच्छा, पॉइंटर इज व्हाट? पॉइंटर इज बेसिकली दिस इज बेसिकली आप समझ लें, और यहां पे मैंने एक p बनाया और इसको असाइन कर दिया क्या? एड्रेस ऑफ v। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये कि ये जो पॉइंटर जब भी बनाते हैं ये एक अलग मेमोरी बनती है। ठीक है। इसका नाम होगा p और इसका अपना एड्रेस भी होगा, लेट्स से 0x104 पे जाके बना। ठीक है। अच्छा, ये p क्या है? ये p बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें एक एड्रेस आना है, और एड्रेस कौन सा? या ये वाला एड्रेस या ये वाला एड्रेस, कोई एक एड्रेस आना है। और आम तौर पे आप जिस अपने C++ में काम करते हैं, आपकी जो प्रोग्राम की मेमोरी होती है वो ना 32 बिट मेमोरी होती है। कितनी मेमोरी होती है? 32 बिट्स। 32 बिट का मतलब क्या है? 31 बिट में होते हैं कितने बाइट्स? सॉरी, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, और 32 बिट्स का मतलब है 32 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 4 बाइट। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि ये जो 32 बिट्स हैं, यानी ये एक जो p है वो कितने साइज का बना है? ये 4 बाइट का बना है।
ठीक हो गया? कितने साइज का बना है? 4 चार bytes. साइज, 4 साइज का बना है, ठीक है। और ये इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता कि ये किस टाइप का पॉइंटर है, चाहे आप कैरेक्टर पॉइंटर बनाए, डबल पॉइंटर बनाए, भाई उसमें एड्रेस तो 32 बिट का ही आना है, ठीक है, क्योंकि मेमोरी जो है वो 32 बिट है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सर आप जब ये बैंक में जाते हैं, अगर आप सुने बात, अगर आप बैंक में जाते हैं, किसी का नाम छोटा है, किसी का नाम बड़ा है, किसी का नाम बहुत ही बड़ा है, आपको वो 16 डिजिट ही मिलते हैं जहां पर आपने लिखना होता है, ठीक है, अगर आप वो जो फिल करने वाले हों। ये समझ में आई बात? तो आप यही समझे कि हर मेमोरी जो एड्रेस है वो कितने 32 बिट का है, ठीक है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो जो मर्जी हो, एड्रेस जो है वो 32 बिट का है, 4 बाइट्स का, ठीक है। अगर इसको आप चाहें तो इसके एड्रेसिंग चेंज भी कर सकते हैं। बोरलैंड सी में अगर आप काम कर रहे हो, जो पुराने जमाने में होती थी ब्लू स्क्रीन, कुछ लोगों ने शायद यूज भी की हो, टर्बो सी, उसमें जो पॉइंटर होता था वो 2 बाइट का होता था। 2 बाइट का मतलब है 16 बिट, 16 बिट्स, 2 बाइट्स। और उसमें का मतलब है बेसिकली आपकी जो मेमोरी थी वो 64K से बड़ी नहीं होती, आपका जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का जो मैक्सिमम साइज हो सकता है वो 64K का हो सकता है। तो आपकी जो सी प्रोसेस की फाइल की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है वो 64K से बड़ी नहीं हो सकती, इस केस में 64K से बड़ी नहीं हो सकती। 64K का मतलब क्या है? 64 यानी 2⁶ इंटू के का मतलब है 2⁻10, ठीक है। पॉइंटर्स जैसे ही आते हैं चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। कैसे? कि अगर मैं आप कहता हूं सी आउट करो एड्रेस ऑफ पी, तो क्या आउटपुट होगा? पी का एड्रेस आ जाएगा क्या आउटपुट होगा? 0x104। और इसी तरह मैं कहता हूं एड्रेस पी आउटपुट करो, और इसी तरह मैं कहता हूं तीसरी चीज एक और है वो मैं ही बताता हूं। तो बाय द वे जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो बेसिकली इसके अंदर आ गया कि इसके अंदर किसका एड्रेस है? वी का एड्रेस है, जो बेसिकली किसका है? 0x100 है। तो जब मैं कहता हूं एड्रेस ऑफ पी आउटपुट करो तो ये क्या आउटपुट करेगा? सर आपकी 0x, आवाज लैग हो रही है। सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। यस हाँ जी, इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर नाउ? Yes, Yes. sir. जी सर। यस शाबाश। सो बेसिकली मैंने इंटरनेट का वो कनेक्शन चेंज कर दिया। अच्छा जी, जब मैं कहता हूं कि एड्रेस ऑफ पी आउटपुट करो तो ये क्या आउटपुट करेगा? वो 0x104 आउटपुट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली पी का एड्रेस क्या है? पी का एड्रेस पी जिस जगह पे बना हुआ है वो 0x104 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि पी आउटपुट करे, तो जब मैं किसी वेरिएबल का नाम लिखता हूं तो बेसिकली उसकी वैल्यू आउटपुट हो जाती है ना। तो पी में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 0x100 0x100. एड्रेस ऑफ वी तो ये आउटपुट हो जाएगा 0x100 विच इज द एड्रेस ऑफ वी, ठीक है, और वही आउटपुट होना चाहिए। और अब मैं कहता हूं स्टार पी पुट प्रिंट कर दो। स्टार पी का मतलब है जिस जगह पर ये पॉइंट कर रहा है उस जगह की वैल्यू, यानी कि बेसिकली वो कहता है इस एड्रेस पे जाओ, इधर गया, इस जगह पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आउटपुट कर। तो ये क्या आउटपुट कर देगा? 10. 10 आउटपुट कर देगा। तो यहां पर आउटपुट हो जाएगा 10। ठीक हो गया? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? किसी को इतना? ठीक है। सो अब मैं थोड़ी सी और एग्जांपल बताता हूं, और वो ये है कि मैंने यहां पर एक इंटीजर अरे बनाई, और ये बनाई फॉर एग्जांपल 10 साइज की, और इसको वैल्यू असाइन कर दी 1 2 3 4, बल्कि 10 20 30 40, और आगे कुछ भी असाइन नहीं किया। तो कैन यू टेल मी कि ये मेमोरी में क्या बनेगा? मेमोरी में सबसे नीचे बेसिकली ए बना होगा,
और ये बेसिकली 10 ब्लॉक्स बनेंगे। इसका जो पहला ब्लॉक है वो वही है जो बेसिकली ए है, तो इसका एड्रेस होगा लेट्स से 0x100 या 10 कर देते हैं, ठीक है। तो कैन यू टेल मी जो सेकंड ब्लॉक है उसका एड्रेस क्या होगा? 0x14 0x14 और जो उससे अगला है उसका क्या होगा? 0x18 18 और जो उससे अगला है वो क्या होगा? 0x 22 बेटा 22 नहीं होता, 18 के बाद होता है 19, 19 के बाद होता है A 1A हेक्साडेसिमल oh है ना, sorry तो okay 1A 1B 1C हो जाएगा, तो ये 1C आ जाएगा, ठीक है। yes 1C और अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0x, हाँ जी, CDEF और फिर दोबारा अब 20 हो जाएगा, तो 0x20 और इस तरह आगे चलते जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, इस जगह वैल्यू क्या पड़ी होगी? वैल्यू पड़ी होगी 10 20 30 40 और उसके आगे जीरोस पड़ेंगे क्योंकि मैंने बाकी आगे इनिशियलाइज नहीं किए, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात सुने, बड़ी मजेदार सी। मैं यहां पे एक पॉइंटर बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं क्या? लेट्स से ए, ठीक है, और इसको असाइन कर देता हूं A0। ये लाइन ठीक है या गलत है? हाँ, आई थिंक ठीक है। गलत एंड है। के साथ नहीं सर, ये गलत है गलत है, सर, क्यों बहुत गलत है? गलत है। क्यों क्योंकि गलत आप है? वैल्यू डाल रहे हैं एड्रेस के अंदर, बिल्कुल पॉइंटर वो ठीक। एड्रेस स्टोर करता है ना। तो पॉइंटर तो एड्रेस स्टोर करता है, आपने वैल्यू असाइन कर दिया, वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। तो अगर आपने इसको असाइन करना है तो बेसिकली साथ यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं अब A0 का एड्रेस असाइन कर दो, तो अब A में क्या आ जाएगा? A अब एक और वेरिएबल है, ठीक है, जिसका अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x, ये 100 के ऊपर है, ठीक है। इसमें एड्रेस क्या आया है? 0x10 आया, ठीक है। सो आप मेरी बात गौर से सुनें, अगर मैं सी आउट करवाऊं एड्रेस ऑफ ए तो क्या आउटपुट होगा? सर 0x100 0x100 आउटपुट होगा। और अगर मैं कहूं कि ए आउटपुट करे तो क्या आउटपुट होगा? 0x10 और 0x10 अगर मैं कहूं कि स्टेरिक ए आउटपुट करे तो क्या आउटपुट होगा? 10 10 आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा, मेरी बात गौर सुन ले कि आज आपका एक क्लास के एंड पे क्विज भी है, तो ये सारी चीजें मुझे जवाब देते रहना आप, क्योंकि क्लास के एंड पे क्विज होगा और वो मैं लिखूंगा, आपने इसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो प्लीज बी अटेंटिव, ठीक है, और जवाबात दें ताकि आपको आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा जी, अब मेरी बात गौर से सुने, अगर मैं कहूं कि आउटपुट करो क्या? A+1, इसका क्या मतलब है जी? सर ये 0x10 के अंदर +1 0x14 0x ये एड्रेस है ना, 0x10 उसके अंदर 1 ऐड करेगा। अच्छा, आप सुने बात गौर से, ये बड़ी जरूरी बात है। जब बाय द वे मैं इसी के नीचे एक और बना देता हूं, अरे इसका नाम है डबल डी, और इसको मैं 5 साइज की बनाता हूं और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूं जी 2.0 3.0 4.0 और बस, तो वो अगली वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, बाकी दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि डी की भी एक अरे बनेगी, ठीक है, 5 साइज की होगी और इसमें ये 5 ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। इसका अपना कोई एड्रेस होगा, लेट्स से मैं इसे कह देता हूं 0x200 पे जाके बनाए, और ये 0x20 कितना होगा बता सकते हैं आप? 208 होगा, क्योंकि डबल जो होता है वो 8 बाइट का होता है। तो अगला क्या होगा? 0x210 हो जाएगा, क्योंकि 8 में 8 जमा करो तो 16 होता है,
और वो हेक्साडेसिमल में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगला क्या हो जाएगा, 0x218 हो जाएगा, और फिर अगला हो जाएगा 0x220। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मेरी बात गौर से सुनो, इसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी, 2.0, 3.0, और यहां पड़ा होगा 4.0, और यहां पड़ा होगा 0, यहां पड़ा होगा 0। ठीक है। अच्छा आप सुने बात गौर से, मैं यहां पर एक और पॉइंटर बनाता हूं, का नाम रख देता हूं इंट, सॉरी इंट नहीं, चलो मैं एक पहले ये बनाता हूं, मैं इंट ही बनाता हूं। इंट पॉइंटर d इज इक्वल टू d, 0 का एड्रेस। मुझे बताएं ये चलेगा या नहीं चलेगा। और एक और बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं डबल पॉइंटर, और यहां मैं लिखता हूं d इज इक्वल टू कैपिटल D, 0 एड्रेस। इनमें से दोनों ठीक है या एक ठीक है, मुझे ये बताएं। सर आई थिंक वो कहेगा कि आप इंट को डबल में स्टोर नहीं कर सकते। मैंने इंट को डबल में नहीं, ये तुमने थोड़ी सी बात गलत की है, लेकिन ठीक की है, लेकिन थोड़ी सी गलत की है। बताओ क्या कहा तुमने, दोबारा बोलो। सर आप एड्रेस डाल रहे हैं लेकिन वो फिर 8 में जाएगी ना, डबल में नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल, ये जो मेमोरी एड्रेस है ये किसी इंट का नहीं है, ये किसका एड्रेस है, ये किसी डबल का एड्रेस है। तो ये इस लाइन पर, ये इस लाइन पे तुम्हें एरर दे देगा, ये यू कैन नॉट असाइन ए डबल एड्रेस टू इंट पॉइंटर। ये बात समझ आ गई। तो ये बेसिकली एरर होगा, ठीक है। हाँ ये ठीक कहेगा, इसमें किस चीज का एड्रेस आ जाएगा, बेसिकली ये एक डी का एक पॉइंटर होगा। लेट मी से कि इसका एड्रेस है, लेट से 0x300 पे जाके बना है, और इसमें एड्रेस किसका आया हुआ है बता सकते हैं आप, 0x 200, ठीक है। अच्छा अब मैं नीचे कुछ लाइनें लिख रहा हूं, आपने बड़ा केयरफुली जवाब देना है मुझे। मैं कहता हूं सी आउट, गौर से देखिए, मैं कहता हूं एड्रेस ऑफ डी, और फिर मैं कहता हूं एड्रेस ऑफ, मैं कहता हूं डी प्लस आई, ठीक है। और अब मैं करता हूं डी प्लस आई स्टार। अच्छा आई क्या है, मैं यहां पे इंटीजर आई, सो आई बनाता हूं, इसकी वैल्यू रख देता हूं शुरू में 0, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुने, ठीक है। अच्छा आप ऊपर पहले आ जाओ, मैं यहां दोबारा वापस जा रहा हूं और मैं कहता हूं a+1 आउटपुट करो और स्टेरिक a+1 आउटपुट करो, ठीक है। अच्छा कैन यू टेल मी कि इसकी आउटपुट क्या होगी, ये किसको आउटपुट करे, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है a+1 करो। a क्या है, a इज बेसिकली होल्डिंग, सो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है एक एड्रेस, 0, और वो एड्रेस किसका है, A0 का। नहीं यार मुझे तो किस डेटा टाइप का है, ये है इंट, ये है एक इंटीजर का। यार बंद कर दो फौरन, माइक बंद कर दो, क्योंकि ए में एक एड्रेस पड़ा हुआ है इंटीजर का, तो इसके प्लस का मतलब है कि +1 का मतलब है कि जो इसमें एड्रेस पड़ा इससे अगला एड्रेस। अब इसके अगला एड्रेस किस एड्रेस पे पड़ा होगा, ये डिसाइड होता है इसकी डेटा टाइप से। इसकी डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो अगला एड्रेस +4 पे पड़ा होगा, यानी कि इस जगह आउटपुट क्या होगा बता सकते हैं आप, 0x14 0x14 और a+1 की वैल्यू जब आउटपुट करेंगे तो क्या आउटपुट होगा, 20 20 आउटपुट होगा। ये बात समझ में, ठीक है। अगली बात सुने, अगर मैं a+2 कर दूं यहां पे तो क्या होगा, और यहाँ पे 0x18 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 और वैल्यू 30 वैल्यू 30 हो जाएगी। ये बात समझा गई। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर बनाता हूं जिसकी वैल्यू रख देता हूं z,
ठीक है, z की वैल्यू शुरू में 0 है और ये z लिखा हुआ है, ठीक है, और ये भी z लिखा हुआ है। हाँ जी, बता सकते हैं आप सबसे पहली दफा क्या आउटपुट होगा? 0x10 और इमेजिन करें कि मैं यहाँ पे बेसिकली एक फॉर लूप लगा देता हूं और z इज लेस देन और लेस देन 10 कर देता हूं और यहाँ पे मैं z प्लस प्लस कर देता हूं। तो कैन यू टेल मी कि ये प्रोग्राम अब आउटपुट क्या करेगा? सर ये पहले तो सारी एक array ही का array प्रिंट करेगा हर 40 एलिमेंट का तक। एड्रेस भेजेगा और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भेजेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो बेसिकली ये पूरी अरे और उसका एड्रेस साथ साथ आउटपुट हो जाएगा। तो 0x10 और फिर 10, फिर 0x14 और फिर 20, इस तरह से आउटपुट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? सर जब सरफराज जब इसकी वैल्यू 5 होगी तो ये 0 0 प्रिंट करेगा। बिल्कुल नहीं नहीं, 5 0 0 नहीं पड़ेगा, एड्रेस आपका 0x20 होगा, वैल्यू 0 होगी, फिर 0x24 होगा और वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। शाबाश शाबाश। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने। अब अगर मैं यहाँ पे डबल डी बना रहा हूं और यहाँ पे डबल डी डी लिख रहा हूं और इसमें एड्रेस पड़ा हुआ किसका? AD0 का। अब जब मैं एड्रेस ऑफ डी आउटपुट करूंगा तो क्या आउटपुट होगा? 0x300 Sorry, 300. 0x300 आउटपुट होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं d प्लस आई आउटपुट करूंगा तो आई है 0, तो d प्लस आई का मतलब है जो एड्रेस पड़ा है वही आउटपुट कर दो, क्या आउटपुट होगा? 0 क्रॉस 200। अच्छा, और अब मैं कहता हूं सर, एक बात d बताएं। प्लस, जी 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 जी, सर d प्लस आई में एक डबल है, एक ही टाइप डबल है, दूसरे की इंटीजर है, ये दोनों वैल्यूएट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। इसका मतलब समझो, पॉइंटर में जब आप एक इंटीजर ऐड करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो एड्रेस पड़ा है उससे इतने आगे चले जाओ, इतने एड्रेसेस आगे चले जाओ। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, जो भी डी में एड्रेस पड़ा है उससे इतने एड्रेसेस आगे चले जाओ। सो प्लस इज डिक्टेटेड बाय विच डेटा टाइप? जिस डेटा टाइप का वो पॉइंटर बना है। अगर वो डबल का बना है तो प्लस का मतलब होगा +8। अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 8 ऐड होगा, और आई की वैल्यू 2 है तो कितने 8 ऐड होंगे? 2 8 ऐड हो 2 जाएंगे। दफा 8 ऐड होगा, और +3 का मतलब है 3 दफा 8 ऐड होगा। ये समझ में आई बात? यस सर, सरफराज। शाबाश, ठीक है जी। सो डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ी मजेदार बात बता दूं और उसके बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। वो ये कि एक्चुअली अरे का जो नाम होता है, ये जो अरे का नाम है वो बेसिकली, यानी ये जो नाम है आपका और ये जो डी नाम है आपका, ये बेसिकली एक पॉइंटर ही होता है, ये एक लोकेशन का एड्रेस ही होता है। तो ये, और वो बेसिकली किसका एड्रेस होता है? वो पहली लोकेशन का एड्रेस होता है। तो आप चाहें तो इस लाइन की जगह लिख सकते हैं क्या? ए, जिसका मतलब बेसिकली क्या होगा? किसका एड्रेस? ए का अरे की फर्स्ट जीरो, तो ए की 0x10 असाइन हो रहा है, तो आप बेसिकली ए इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। और सिमिलरली यहां पर आप लिख सकते हैं डी इज, यानी स्टैटिक डी इज इक्वल टू डी। तो ये बेसिकली पहली लोकेशन का एड्रेस असाइन हो जाएगा, यानी 0x200 असाइन हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, और अगर आप कभी गलती से ये लिख दें सी आउट ए, तो पता क्या आउटपुट होगा? जी बता सकते हैं अरे क्या का आउटपुट होगा? एड्रेस फर्स्ट तो Array का basically address। 0x10 आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखें। डज इट मेक सेंस टू यू? ठीक है, कोई इशू है तो पूछ लेंगे, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बातें उसके बाद आप दोबारा डिस्कस नहीं होंगी। ठीक है, सर डबल के अंदर इंटीजर स्टोर हो सकता है, डबल की पॉइंटर के अंदर? पॉइंटर के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर इंट पॉइंटर बनाया है तो उसमें किसी इंट लोकेशन का एड्रेस आएगा, डबल पॉइंटर बनाया है तो उसमें डबल लोकेशन का एड्रेस आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। अब मैं आपके सामने एक बात बताऊं,
बेसिकली जब आप एक फंक्शन लिखते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है सॉर्ट, इसमें एक अरे पास होती थी, याद है? एक अरे पास होती थी और एक साइज पास होता था, ठीक है ना। अरे के लिए हमने यूं लिखा हुआ था, ठीक है। और हम यहाँ पे एक अरे बनाते हैं और ये इसका लेट्स से मैंने 10 एलिमेंट्स की बनाई और उसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी, कोई भी वैल्यू, लेट्स से 20, 1, -20, -15, 2, चलते चलते 10 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। और अब मैं कहता हूं क्या करो, मैंने सॉर्ट फंक्शन, या इसी तरह मैंने एक और फंक्शन लिखा है, इसका नाम है प्रिंट। तो प्रिंट में भी एक अरे पास होती है ना, और एक साइज पास होता है, ठीक है ना। और इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर लूप i is equal to 0, i is less than क्या, बताएं? i is less than s, i plus, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखूंगा आपके सामने, और वो ये स्टेटमेंट्स होंगे क्या, कि बेसिकली ये मेरे पास अरे आई है ना, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं आउटपुट करने के लिए, सी आउट, यहाँ पे हम लिखते हैं ए आई, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेस, ठीक है। अब इसका एक और तरीका क्या है, ये जो अरे होती है, ये बेसिकली अरे का जो नाम होता है वो बेसिकली पॉइंटर ही होता है। इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, क्या, सी आउट ए प्लस आई, ये वाली ब्रैकेट और साथ लगा दो आप स्टैटिक। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम ही। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग लिखता और मैं सॉर्टिंग करने को कहता हूं आपको, और मैं कहता हूं भाई सॉर्टिंग करो, लेकिन उसमें तुमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज नहीं करना, यानी ये वाला ऑपरेटर यूज नहीं करना, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ भी कितनी दफा आपने लूप लगाना है बबल सॉर्ट के लिए, t is equal to 1, t is less than or equal to s, t plus plus, और यहां क्या करेंगे, फॉर लूप i is equal to 0, यहाँ पे कंडीशन हम बाद में लगाएंगे, और हमने यहाँ पे क्या लिखा होता है, इफ, हाँ जी, ए आई इज कंपेयर्ड विद ए आई प्लस 1, है ना, यही होता है ना, हम यही लिखते हैं ना। यस सर। हाँ जी, हम लिखते हैं ए आई इज ग्रेटर देन ए आई प्लस 1, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को स्वैप कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना, स्वैप कर देते हैं ए आई को और ए आई प्लस 1, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। अब मैं कहता हूं भाई सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज नहीं करना, तो इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन चेंज होगी, तो मुझे बताएं इसके अंदर क्या चेंजिंग होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये मुझे इजाजत नहीं है। अब मैं इसकी जगह क्या लिखूं, इसी तरह ये भी नहीं लिख सकता, तो क्या लिखूं, स्टैटिक इनटू a plus I static। स्मॉल ब्रैकेट दोबारा बोलो क्या क्या लिख दूंगा मैं, स्टैटिक के ए प्लस आई स्टैटिक, और यहां मैं लिख दूंगा ए प्लस आई प्लस 1 +1, ठीक है, और यहां मैं लिखूंगा ए प्लस आई डी स्टैटिक, स्टैटिक सॉरी, और यहां मैं लिखूंगा ए प्लस आई प्लस 1, और यहां लिख दूंगा स्टैटिक, ठीक है। डज इट मेक सेंस टू यू? और बाय द वे, जब हम यहां पर स्वैप के अंदर बाय रेफरेंस पैरामीटर पास होते तो वो उसकी कोरिस्पोंडिंग बाय रेफरेंस उठा ले, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने अरे को हैंडल कर लिया बाय रेफरेंस। और बाय द वे, ये सॉर्ट फंक्शन जब आप कॉल करते हैं यहाँ पे, तो सॉर्ट फंक्शन में जब आप यहाँ पे a भेजते हैं और यहाँ पर 10 भेजते हैं, तो यहाँ बेसिकली आप अरे नहीं भेज रहे, यहाँ पे आप क्या भेज रहे हैं, array का फर्स्ट एलिमेंट। अरे की फर्स्ट वैल्यू नहीं भेज, अरे की फर्स्ट वैल्यू नहीं भेज रहे, क्या भेज रहे हैं बोला, एड्रेस। फर्स्ट एड्रेस। अरे की फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस भेज रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, तो ये जो आपने ब्रैकेट लगाई है, ये ब्रैकेट बेसिकली इग्नोर हो जाती है, और ये बेसिकली जाके कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर,
ये बेसिकली इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये होता है, इसका बेसिकली जाके मतलब होता ही है कि ये कन्वर्ट हो जाता है। आप इसकी जाके ना जब डिबगिंग कर रहे हो तो आप देखिएगा कि यहाँ पर उसने बेसिकली ये लिखा होता है। तो बेशक आपने अरे लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है जाके किसमें? इंट पॉइंटर में, और ये ब्रैकेट को वो ऑल टुगेदर इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है ना? तो सॉर्ट किया, उसके बाद आपने प्रिंट कर दिया। अच्छा, आप मेरी इस बात का जवाब दें, अगर मैं प्रिंट में ये भेज दूं, सुना बात गौर से, a+1 और यहां मैं 9 भेज दूं, कैन यू टेल मी कि क्या आउटपुट होगा? पहले तो बताओ ना, प्रिंट में भेजा क्या जा रहा है? अरे के सेकंड एलिमेंट का एड्रेस। अरे के सेकंड एलिमेंट का एड्रेस, और यहां पे मैंने 9 भेज दिया, तो कैन यू टेल मी कि कितनी वैल्यूज आउटपुट होंगी और कहां से आउटपुट होना शुरू होगी? सेकंड एलिमेंट से शुरू होगी और 10 तक वेरी जाएगी, गुड, आखिरी वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर मैं कहूं ये फॉर एग्जांपल प्रिंट, और यहां मैं लिखता हूं a+2 और यहां पे मैं 8 लिख दूं, इसका मतलब क्या है? ए के थर्ड एलिमेंट से थर्ड एलिमेंट शुरू हो गया 8 तक। एंड तक। शाबाश। अच्छा, नाउ इमेजिन द फॉलोइंग कि ये मैंने सॉर्ट लिखा है, अब ये सॉर्ट असेंडिंग है, सॉर्ट डिसेंडिंग है? असेंडिंग। असेंडिंग है, तो मैं इसके आगे ना सॉर्ट असेंडिंग लिख देता हूं। और इसी तरह मैं एक और फंक्शन भी लिख देता हूं जो मैं ऊपर लिख रहा हूं और आप खुद ही लिख लेंगे वो, और वो है वॉइड, इसका नाम है सॉर्ट डिसेंडिंग, और इसको भी यही पैरामीटर भेज देते हैं हम s, और यहां पे मैं इंटीजर स्टैरिक a आ जाएगा। लेकिन इसके कोड में क्या फर्क होगा? इसके और इसके कोड में क्या फर्क होगा? लेस देन वहाँ पर हाँ, बस इस ग्रेटर देन वहाँ पे लेस देन आ जाए। बिल्कुल, जहां ग्रेटर देन है वहां पे ज्यादा लेस देन, तो ये आप खुद लिख दीजिएगा। ठीक है, और आप देखना मैं एक काम करता हूं, और एक काम ये करता हूं, इरेजर से जाके मैंने इरेज किया, एंड नाउ लुक एट द फॉलोइंग। ठीक है, और मैं ये सारा कुछ जाके इरेज कर रहा हूं। ठीक है, और नाउ लुक एट द फॉलोइंग, मैं जाके ये पास करता हूं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मैं क्या करने लगा। मैं कहता हूं शॉर्ट असेंडिंग कॉल करो, यहां पे मैं a भेजता हूं, यहां पे मैं लेट्स से मैंने एक इंटीजर साइज भी बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने 10 रखी हुई है, और मैं यहां पे कहता हूं s डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, शॉर्ट डिसेंडिंग कॉल करता हूं, और इसमें भेज देता हूं a प्लस s/2, और यहां मैं भेज देता हूं अगेन s/2, बल्कि s माइनस s/2। ठीक है, अच्छा जी, कैन यू टेल मी कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? मुझे 1 मिनट तक कोई आंसर ना दे, ये प्रोग्राम अब क्या कर रहा है? कीप थिंकिंग फॉर 1 मिनट एंड टेल मी आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, कोई बता सकता है ये क्या कर रहा है? ये क्या पैरामीटर में क्या पास कर रहा है? जी बताएं। चाहे एक मैं थोड़ा सा काम करता हूं, ये 2 भी लिख देता हूं, और यहाँ पे मैं 3 भी लिख देता हूं, और यहाँ पे मैं -5 भी लिख सकता हूं, और यहाँ मैं -6 लिख देता हूं। ठीक है, सो कैन यू टेल मी कि ये क्या, ये पहले शॉर्ट असेंडिंग में क्या पास कर रहा है? किसका एड्रेस? फर्स्ट एलिमेंट 20 का। फर्स्ट एलिमेंट का। ये पहले एलिमेंट का यानी 20 का एड्रेस पास कर रहा है, और यहाँ पे s/2 भेजा है। s/2 कितना होगा? 5 तक चलेगा। 5 होगा। तो ये a 0 से लेकर कहां तक चलेगा?
ये वाला लूप कहाँ तक चलेगा? A4 तक। A4 तक चलेगा, ठीक है। और आगे मैंने एड्रेस भेजा हुआ है A+S/2, तो ये S/2 कितना है? 5 तो ये बेसिकली मैंने भेजा है A+5 का एड्रेस, तो ये 5th एलिमेंट का इंडेक्स आ, बाय द वे ये सॉर्टिंग कर देगा कहां से लेकर कहां तक, A0 A1 A2 A0 A1 A2 A3 और ये A4 तक, यानी ये इनको सॉर्ट कर देगा। और फिर ये जो भेजता है वो यहां से शुरू करता है जो कि A5 बनता है, ठीक है। तो A+5 इज दिस, A+5 इज 3, तो फिर ये इसका एड्रेस आ जाएगा। और हमने S-S/2 भेज दिया, ये मैंने इसलिए किया ताकि अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होते तो मसला ना हो जाता, ठीक है ना। तो S-S/2 कर दिया, तो A5, तो बेसिकली मैंने 5 एलिमेंट आगे दोबारा भेज दिया, तो A5 से एड्रेसिंग शुरू होगी, यहां से इससे आगे बेसिकली वो सॉर्टिंग कर देगा। तो कैन यू टेल मी कि ये प्रोग्राम, और साथ ही मैंने आगे प्रिंट कर दिया, और प्रिंट में मैं A भेज देता हूं और यहां पे मैं S भेज देता हूं, तो ये प्रिंट किस तरह की होगी बता सकते हैं आप? So first half सेंडिंग में होगा और सेकंड हाफ डिसेंडिंग में। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो ये फर्स्ट हाफ असेंडिंग में होगा, सेकंड हाफ डिसेंडिंग में होगा। डज इट मेक सेंस टू यू? कोई इशू है तो बता दें। So far so good, everybody understand? जी दीदी बताएं बताएं बताएं। अच्छा, आगे जो मैं बात करने लगा वो बड़ी सर ये सॉर्ट डिसेंडिंग की समझ नहीं आई। क्यों समझ नहीं आई? सॉर्ट डिसेंडिंग का मतलब है कि बेसिकली A+S/2 भेज दिया आपने। A कितना है? A इस 20 का एड्रेस होगा, लेट्स से मैं कहता हूं 0x10 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा 0x10 + 5, तो ये इससे 5 एड्रेस आगे, ठीक है ना। तो ये +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया और ये +5 हो गया, तो ये इसका एड्रेस चला जाएगा, जो भी एड्रेस बनता है इसका, ठीक है ना। और S-S/2 का मतलब क्या है? 10-10/2 विच इज 5, तो 5 चला जाएगा, यानी इसके आगे 5 वैल्यूज को सॉर्ट कर। डज इट मेक सेंस? यस जी सर। अब ठीक है, समझ में आ गई बात? चलेंगे। यस सर। अच्छा, अब मैं आगे जो बात करने लगा हूं बड़ी जरूरी बात है, ठीक है, और यहां से बेसिकली हमारा प्रॉपर लेक्चर शुरू होता है। अच्छा, एक बात गौर से सुन लें, गौर से मेरी बात सुन लें। पॉइंटर्स कैसे डिक्लेयर होते हैं? यहां पे आती है टाइप, यहां आता है पॉइंटर का साइन, और यहां आता है पॉइंटर का नाम, और यहां आता है उसका एड्रेस, ठीक है। इस तरह हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स की फंडामेंटल लेवल पे बेसिकली 4 टाइप्स होती है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब समझने की कोशिश करें। सो टाइप नंबर 1, ठीक है, टाइप नंबर 1 इज द फॉलोइंग। इसकी मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, और वो ये है, टाइप पॉइंटर, यहां पे आएगा P और यहां आएगा एड्रेस, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? इंटीजर, स्टैटिक, तो लेट्स से ये एक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, बाकी मैं V2 साइज की मैं अरे बना लेता हूं, और मैं यहां पे रखता हूं क्या, यहां पे मैं रखता हूं, मैं 2, और इसको 2 साइज है, एक का नाम 10 है और एक का नाम -10 है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक और भी अरे बना रहा हूं, इसका नाम है कांस्टेंट इंटीजर CV, ये भी 2 साइज की है और इसकी वैल्यू है 0 और 1, ठीक है, सेमीकोलन। अच्छा, आप गौर से मेरी बात सुनो। अगर मैं यहां पे P = V असाइन कर दूं, ठीक है ना, तो ये तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसका एड्रेस आ जाएगा? बेसिकली इसका एड्रेस आ जाएगा। लेट मी राइट द एड्रेस, लेट्स से 0x10, ये हो जाएगा 0x14। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा?
0x लेट से 20 और ये है 0x1 का एड्रेस क्या है, वो है 0x24। ठीक है। अच्छा जी, अब सुने बात गौर से। अगर मैं इंटीजर स्टैटिक p लिखता हूं इक्वल टू v असाइन करता हूं, ये बिल्कुल ठीक चलेगा। अच्छा, अगर मैं p प्लस प्लस करूंगा तो ये किस एड्रेस पे पॉइंट करना शुरू कर देगा? V1 0x14 0x14 पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है। और आपको ये भी इजाजत है, अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल स्टेरिक p इज इक्वल टू 3 और p प्लस प्लस, और फिर मैं कहता हूं लेट्स से स्टेरिक p इज इक्वल टू 30, तो इन दोनों लाइनों से क्या होगा बता सकते हैं आप? ये मेरी v पड़ी हुई थी ना, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये मेरा v है, ये मेरा 0x10 है, ये मेरा 0x14 है। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 2 है, 10 है, और इसकी वैल्यू -10 है। ठीक है। और जब मैंने ये लाइन चलाई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 30। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात सुने गौर से। अगर मैं इसी जगह पर p इज इक्वल टू CV असाइन करूं तो ये एरर दे देगा। कैन यू टेल मी व्हाई? ये एरर जो पॉइंटर की टाइप इंटीजर वेरिएबल है और जो अरे है वो कांस्टेंट इंट है। वो कांस्टेंट इंट है। कांस्टेंट इंट का मतलब है इट्स ए मेमोरी विच इज रीड ओनली। और ये जो पॉइंटर आपने बनाया है, ये जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो रीड ओनली नहीं है, वो राइटिंग पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो वो इस लाइन पे कह देगा p कैन नॉट पॉइंट टू रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। या रीड ओनली की जगह कुछ कंपाइलर्स की जगह लिखेंगे कांस्टेंट इंट वैल्यू, इंट मेमोरी। ये बात समझ आई? तो ये इस लाइन पे एरर देगा। ठीक हो गया बात? ठीक है। अच्छा, आप सुने बात गौर से। तो ये इजाजत नहीं है। अब मैं आपके सामने एक और सेकंड टाइप लिख रहा हूं, और सेकंड टाइप का मतलब है कांस्टेंट टाइप पॉइंटर p इज इक्वल टू एड्रेस। इसका मतलब क्या है? अच्छा, ऊपर वाली जो है ना, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था p इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए राइटेबल मेमोरी। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है p इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए रीड ओनली मेमोरी पर्पस। ठीक है। किसके पर्पस के लिए ये पॉइंट कर रहा है? रीड ओनली पर्पस के लिए पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, आप सुने बात गौर से। ये सेकंड केस में बना रहा हूं आपके सामने। अब अगर मैं लिखता हूं p इज इक्वल टू v और फिर लिखता हूं स्टेरिक p आउटपुट कर दो, और फिर मैं लिखता हूं p स्टेरिक p इज इक्वल टू 20 जी। अब v क्या है? v मेरा ये है, और v में वही वैल्यू पड़ी हुई है, 10 पड़ी हुई और -10 पड़ी हुई है। ठीक है। कैन यू टेल मी कि ये लाइन चलेगी या नहीं चलेगी? पहले तो मुझे ये बताओ। सो मैंने ये बनाया है कांस्टेंट इंटीजर p इज इक्वल टू v। ये चलेगा या नहीं चलेगा? पहले तो मुझे ये बताओ। ये चलना चाहिए। ये चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए?
क्योंकि सिर्फ आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, आप रीड करवा रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि ठीक है, ये पॉइंटर मेरा रीड ओनली पर्पस के लिए मेमोरी को यूज करेगा। अब वी जो मेमोरी है वो राइटिंग पर्पस के लिए भी हो सकती थी, लेकिन इस पी के थ्रू चेंज नहीं हो सकता। सो बेसिकली पी इज गिवन एक्सेस टू दिस वी फॉर रीड ओनली पर्पस। तो अब मुझे बताएं, ये आउटपुट करेंगे तो क्या आउटपुट होगा? 10 आउटपुट होगा। ये लाइन चलेगी या नहीं चलेगी? ये नहीं चलेगी सर। ये लाइन नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? बिकॉज आप कह रहे हैं कि इस पॉइंटर्स के थ्रू जो रीड ओनली मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा है, जिसको एक्सेस रीड ओनली के लिए मिली थी, वो जाके इसकी वैल्यू को बदल दे, ये इजाजत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड किसका मतलब क्या है? एवरीबडी अंडरस्टैंड किसका मतलब क्या है? ठीक है, कि आप इसके थ्रू जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, अच्छा अब एक और बात बताएं, ये तो नहीं चलेगा, लेकिन ये चलेगा। ये चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। ये चलेगा। इसका मतलब बेसिकली क्या है? कह रहा है पी को चेंज कर दो बाय 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या है? पी में पहले एड्रेस पड़ा हुआ था किसका? पी में किसका एड्रेस पड़ा हुआ था? 0x10 का पड़ा हुआ था। अब ये किसका एड्रेस इसमें होल्ड करेगा? 14 0 into 1 0 and 1। तो बेसिकली अगर आप ये चलाएंगे तो ये आउटपुट कर देगा -10। ठीक है, लेकिन अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आपको राइटिंग की इजाजत नहीं है उस मेमोरी पे। हाँ, पॉइंटर को चेंज करने की इजाजत है। ठीक हो गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? आगे आ जाए। कोई इशू है तो बता दें इसके अंदर। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप थी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली अगर मैं ये कहना ये चाह रहा था कि अगर इस पी को आपने इस अरे की तरफ पॉइंट करवाना है, ये CV वाली अरे की तरफ, इस अरे की तरफ, तो वो करने के लिए आपको किस टाइप का पॉइंटर होना जरूरी है? कांस्टेंट इंट टाइप का पॉइंटर होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब अगली बात सुने, ये बड़ी जरूरी बातें। अच्छा, एक और डेटा टाइप होती है, वो ये होती है थर्ड डेटा टाइप। इससे लिखते कैसे हैं? टाइप पॉइंटर कॉन्स्ट p इज इक्वल टू एड्रेस। इसका मतलब समझे, बड़ा जरूरी मतलब। मैं शायद एक लाइन लिख रहा हूं। p is a constant pointer. Means its address, यानी holding address, यानी value cannot be changed. ये बात समझ? क्या मतलब है इसका? सो इमेजिन अगेन, एक मिनट, इंटीजर v मैंने बनाया 2 साइज का, इसको वैल्यू मैंने असाइन की 10 और यहां की असाइन की -10। ठीक है, और ये एक मेमोरी है, इसका एड्रेस है 0x10, इसका एड्रेस है 0x14, इसमें 10 पड़ा हुआ है, इसमें -10 पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं यहां पे इंटीजर p बनाता हूं, स्टैरिक कांस्टेंट p बनाता हूं और इसको असाइन कर देता हूं v। ये बिल्कुल ठीक चलेगा। तो बेसिकली क्या होगा? ये v बना हुआ था, ये एक p बना है, इसका अपना कोई एड्रेस है, तो लेट्स से 0x20 पे जाके बना है, और इसके अंदर जो एड्रेस आया वो 0x10 आया। ठीक है, अच्छा अगर आप स्टैरिक p इज इक्वल टू 30 करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक चलेगा। ठीक है, यानी ये किसकी वैल्यू चेंज कर देगा जाके?
ये इसकी वैल्यू जाके चेंज कर देगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप p+1 की वैल्यू जाके चेंज करेंगे और यहाँ पे 40 करेंगे तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू जाके चेंज कर देगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू उसने 30 कर दी है और इसकी वैल्यू उसने कितनी कर दी है, 40 कर दी। लेकिन अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो ये अलाउ नहीं है। क्या मतलब? p++ का क्या मतलब है? कि उसका एड्रेस आगे बढ़ा दो, बिल्कुल, 14 करेगा। यानी इसकी वैल्यू को जाके चेंज करने की कोशिश करो, ये इजाजत नहीं। इसका मतलब है p इज होल्डिंग एन एड्रेस एंड दैट एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड। ये बात समझ में? अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। ये जो आप अरे बनाते हैं ना, इंट अरे 2 साइज की, और इसको जाके वैल्यू असाइन की 1 2, अगर आप a++ करेंगे तो ये आपको चपेट मारेगा। क्यों? बेसिकली ये जो पॉइंटर बना है, ये जो पॉइंटर जो हम अरे बनाते हैं, अरे से जो अरे का नाम का पॉइंटर बनता है वो बेसिकली किस डेटा टाइप का होता है? इस थर्ड डेटा टाइप का होता है। यानी अरे का जो नाम है वो बेसिकली एक ऐसा पॉइंटर है जो कि एक ऐसे एड्रेस को पॉइंट करेगा जो कि बाद में चेंज नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई बात? सो अगर आप इस अरे को पॉइंट प्लस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको इजाजत नहीं देगा। डज इट मेक सेंस? सर प्लीज रिपीट कर दें, ये क्यों नहीं रन करेगा? स्टार सर कांस्टेंट तो नहीं इसके साथ? नहीं, अगर आप अरे, ये इम्प्लिसिटली बनाता है। सो बेसिकली जब आप ये लिखते हैं ना इंटीजर a टर्न 2 इज इक्वल टू दिस, तो बेसिकली ये बैक एंड पे ये बनाता है जाके। तो ये एक अरे बनाई इसने, ये 1 2 की इसने अरे बनाई, ठीक है। और यहाँ पर इसका पहले वाले का एड्रेस आ जाता है जो कि बेसिकली 0x10 है, ठीक है। और यहाँ पर ये बेसिकली ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इनटू इंट स्टैटिक कांस्टेंट a इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट होता है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि जो a है उसका अपना एड्रेस कभी नहीं बदलना। सॉरी, a के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये इम्प्लिसिटली कंपाइलर अंदर ही अंदर करता है, ठीक है। सो आपको मैं मजे की बात बताऊं, याद है कि हमने सॉर्टिंग के अंदर जब हमने कहा था कि यहां पर आप जब ये लिखते हैं इंटीजर अरे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते, तो ये बेसिकली क्या कह रहा है? ये जो a है, ये a और ये a डिफरेंट है। ये a और है और ये a और है। इसका नाम बेशक t रख दो, b रख दो, ठीक है। ये बिल्कुल ये पॉइंटर बना है, लेकिन ये पॉइंटर किस टाइप का बना है? टाइप 3 का बना है। जिसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन के अंदर b का अपना b के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है जो कि एक एड्रेस है वो कभी भी बदलेगा नहीं। यानी जैसे ही पास हो गया उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वही रहेगी, उसके बाद चेंज नहीं होगी, ठीक हो गया। और मैं आपको एक मजे की बात और बताऊं, ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये जो प्रिंट फंक्शन है, इस प्रिंट फंक्शन में आप क्या इस a की वैल्यू को बदल रहे हैं? क्या a जिस अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या आप बदल रहे हैं? सॉर्टिंग में तो बदल रहे हैं, लेकिन प्रिंट में क्या बदल रहे हैं? बताएं मुझे। प्रिंट फंक्शन में जब आपने इस a को पास किया है, अरे को पास किया है, तो क्या मुझे बताएं वो क्या इस अरे को चेंज करता है? इस अरे में कुछ चेंजेस करता है? नो नो। नहीं करता। तो बेसिकली प्रिंट फंक्शन जितने भी होते हैं वो रीड ओनली पर्पस के लिए होते हैं। तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप यहां पे कॉन्स्ट लिखते हैं, जिसका मतलब क्या है कि जो a है वो जिस मेमोरी को पॉइंट करेगा उसको नहीं बदलेगा। अब इस फंक्शन में अगर आपने गलती से भी ये करने की कोशिश की ना कि a0 को लेट से 20 असाइन कर दिया, तो ये इस लाइन पे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको कहा गया है कि आपको जो मेमोरी मिल रही है वो रीड ओनली पर्पस के लिए मिल रही है।
तो कहीं गलती से भी आप इसे चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं करने लगेगा, ठीक है। तो देयर आर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस कि अगर आप किसी फंक्शन में कोई अरे या डेटा भेज रहे हैं और उसने सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए यूज करना है, तो ऑलवेज राइट कॉन्स्ट बिफोर दैट। जिसका मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूं कि वो अब रीड ओनली पर्पस के लिए यूज करेगा, ठीक है। सो टाइप 1 इज a pointer which is pointing to a writable memory and the pointer itself can be changed, ठीक है। और टाइप 2 क्या है? pointer is pointing to a read only memory and pointer itself can be changed, ठीक है ना। थर्ड इज point p is pointing to a writable memory but p cannot be changed, ये बात समझ आ गई। And the fourth type is naturally this। अब आप बताएं आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टाइप पॉइंटर कांस्टेंट और यहां लिख दें आप पॉइंटर नेम, और यहां पर आपने इसको कोई एड्रेस असाइन किया। कैन यू गिव मी वन लाइन एक्सप्लेनेशन कि ये पॉइंटर क्या है? क्या p प्लस प्लस हो सकता है? नो सर। नो। क्या स्टेरिक p प्लस प्लस हो सकता है? ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, कि आप क्या कह रहे हैं, जिस जगह को पे पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को जाकर चेंज करो, ये भी नहीं हो सकता। सो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं ये चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब है इट्स एन इम्यूटेबल पॉइंटर। म्यूटेबल होता है चेंज हो सकता, इम्यूटेबल का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो सकता। सो इट्स एन इम्यूटेबल पॉइंटर। और इसका मतलब बेसिकली क्या है? टू पॉइंटिंग टू रीड ओनली स्पेस, रीड ओनली मेमोरी। ठीक हो गया? डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो मैं आपके सामने दोबारा से चार्ट बना रहा हूं। ये है म्यूटेबल, म्यूटेबल, म्यूटेबल पॉइंटर, और ये है राइटेबल मेमोरी, राइटेबल मेमोरी। ठीक है। सो अगर मैं, और ये है पॉइंटर की टाइप, ठीक है, पॉइंटर टाइप। अगर मैं ये बनाता हूं टाइप, टाइप का पॉइंटर, और यहां पे p लिखता हूं और इसको मैं कोई एड्रेस असाइन करता हूं। सो p इटसेल्फ इज म्यूटेबल और नॉट? यानी इसका मतलब क्या है? क्या मैं प्लस 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 p कर सकता हूं? म्यूटेबल। और इसका मतलब क्या है? स्टेरिक p इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स हैं आपके ज़हन में। हाँ जी, क्या ये म्यूटेबल है? यस है। क्या राइटेबल है? यस। यस है। जी। ठीक है। अगर मैं कह दूं इंटीजर, सॉरी नहीं, कांस्टेंट टाइप पॉइंटर p इज इक्वल टू सम एड्रेस, सो पॉइंटर इटसेल्फ म्यूटेबल है? यस सर। यस। और क्या वो मेमोरी को चेंज कर सकता है? नो सर। नो। ठीक है। हाँ जी। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे लिख दूं मैं टाइप पॉइंटर कांस्टेंट। बाय द वे ये स्टार से पहले भी कांस्टेंट, कुछ लोग स्टार से पहले कांस्ट लिखते हैं, कुछ लोग बाद में लिखते हैं, मैं बाद में लिखता हूं। ठीक है। ठीक है। टाइप से पहले जो कांस्ट है वो बताता है कि टाइप कांस्टेंट है, रीड ओनली हो रही है, और स्टार से पहले या स्टार के बाद में अगर आप कांस्ट लगा दें तो इसका मतलब है कि इस पॉइंटर की इटसेल्फ वैल्यू की बात हो रही है। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि म्यूटेबल है पॉइंटर? नो सर, पॉसिबल नहीं है। मेमोरी चेंज हो सकती है? यस सर। और जो फोर्थ टाइप है वो कहते हैं कांस्टेंट टाइप स्टार कांस्टेंट, और यहां लिख दें p और यहां लिख दें एड्रेस। इसका मतलब क्या है? म्यूटेबल है? नो।
हाँ, म्यूटेबल है No. नो, और राइटेबल है नो। नहीं। और एक मैं और चार्ट की एंट्री बना देता हूं, और वो है रीडिंग, रीडिंग और स्पेशल अरिथमेटिक। ठीक है, और इन सब में अरिथमेटिक का मतलब बेसिकली क्या है, क्या मैं P यहां पे ये कर सकता हूं P प्लस आई, और क्या मैं ये कर सकता हूं स्टेरिक P प्लस आई। इसको रीड ओनली पर्पस के लिए सी आउट करवा रहा हूं फर्क। तो रीडिंग पर्पस के लिए क्या मैं यूज कर सकता हूं इस डेटा टाइप को? यस आई कैन। और P प्लस आई कर सकता हूं, ऑफ कोर्स वो भी कर सकता हूं। ठीक है ना, क्योंकि मैं इसमें P को चेंज नहीं कर रहा, मैं P प्लस आई कह रहा हूं, तो वो भी बेसिकली P रीड पर्पस के लिए यूज हो रहा है। हाँ जी, ये हो सकता है इस केस में, इस केस में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इस केस में भी ये हो सकता है। ठीक है, और इस केस में भी हो सकता है। ठीक है ना, डज इट मेक सेंस? ठीक है ना। तो रीडिंग पर्पस के लिए आप सारों पैटर्न को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? कोई इश्यू है तो बता दें जी। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ऑल राइट। Yes, sir. अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की चीज बता रहा हूं, जिसे कहते हैं, अब आपकी जान छूट जाएगी पूरी की पूरी, इसे कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब यह है कि आम तौर पे हम जब अरे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? द यूजुअल वे इज व्हाट? द यूजुअल वे इज द फॉलोइंग, कि हम यहां लिखते हैं इंट कैपेसिटी इज इक्वल टू लेट्स से 1 मिलियन, और यहां पर हम एक इंटीजर अरे बनाते हैं, इसके साथ कॉन्स्ट लिखते हैं भाई, और यहाँ पे हम यहाँ पे हम कैपेसिटी लिखते हैं, और फिर हम एक साइज बनाते हैं, और साइज की वैल्यू को हम यूजर से इनपुट करवाते हैं, कितनी साइज है जो तुम्हें यूज करना है। अब इसका मसला क्या है? इसके दो बड़े बड़े मसले हैं। वो क्या मसले हैं जी, बताएं क्या मसले हैं इसके? सॉरी, मैंने स्क्रीन को दोबारा से, जी क्या मसले हैं इसके? कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? सर अगर हमें कम मेमोरी में काम करना है, हमें फिर भी ज्यादा मेमोरी बनानी पड़ेगी। तो दो मसले हैं। एक तो ये कि अगर हमने 1 मिलियन साइज, अगर मैंने 50 यूज करनी है तो मैंने 1 मिलियन साइज की अरे बनाई है, एवं ही मैंने 10 MB की स्पेस ली है। और अगर मैंने 10 MB से ज्यादा बड़ी साइज की बनानी है तो भी मसला है। ये बात समझ आई? तो अगर मैंने 10 मिलियन की बनाई है तो बेसिकली 10 MB की मैंने 100 MB की बनानी थी, तो वो बेसिकली स्पेस कम हो गई है, तो वो मैं डेटा लोड नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो इसके लिए एक चीज होती है, इसे कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है ना, और वो क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये क्यों कर रहा है ऐसे? ठीक है जी, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? हाँ चलो ठीक। अच्छा, नाउ लुक एट द फॉलोइंग। तो इसको ना मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, और वो क्या है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक तस्वीर बना रहा हूं, और तस्वीर ये है कि बेसिकली आपका जो प्रोग्राम होता है ना, ये जो प्रोग्राम होता है, इसके अंदर ना बेसिकली 4 सेगमेंट्स होते हैं। ये मैं बना रहा हूं आपके सामने। सबसे ऊपर होता है, जिसे कहते हैं, हाँ जी निम्रा सारा, आर यू है? हाँ जी, हाँ हाँ जी बताएं। हाँ जी। सो सबसे पहला सेगमेंट कौन सा होता था? ग्लोबल सेगमेंट, है ना? ग्लोबल सेगमेंट होता था इधर, ग्लोबल था ना, हाँ एक था ग्लोबल सेगमेंट। मुझे इसका ऑर्डर शायद भूल गया। जी ग्लोबल, फिर कोड, फिर हीप, स्टैक। ठीक है, ग्लोबल सेगमेंट होता है, इसके बाद होता है कोड सेगमेंट,
उसके बाद होता है यहाँ पे हीप सेगमेंट, और उसके आखिर में यहां पर होता है स्टैक सेगमेंट। ठीक है, अच्छा एक बात सुने गौर से। तो लेट्स से आप यहां पर एक इंट मेन बनाते हैं। इंट मेन में आपने कोई प्रोग्राम वगैरह वेरिएबल वगैरह बनाए हैं। अच्छा अब होता क्या है, सुने बात गौर से। मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल एक इंटीजर m बनाया, इसकी वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 10, ठीक है ना। तो ये मेमोरी कहां बनती है, ये इस स्टैक सेगमेंट में बनती है, सबसे नीचे स्टैक सेगमेंट के सबसे निचले पोर्शन में यहां पर मेन होता है। ये मेन का फंक्शन की मेमोरी असाइन होती है। इसमें इस वक्त कितने वेरिएबल मैंने बनाए, लेट्स से मैंने m भी बनाया, मैंने v भी बनाया, उसकी वैल्यू 20 रखी, और फिर मैंने एक अरे बनाई लेट्स से a जो कि 3 साइज की थी, और उसमें वैल्यू रखी मैंने 1 और 2। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये m यहां बनेगा, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, फिर ये v बनेगा, फिर ये अरे बनेगी a, और ये कितने साइज की बनेगी बेटा, 1 2 और 3 साइज की बनेगी, ठीक है ना। और इसके एड्रेस होंगे, वो मैं एड्रेस नहीं लिख रहा फिलहाल, ठीक है ना। अच्छा अब फॉर एग्जांपल आप एक यहां पे एक यहां पर बेसिकली एक फंक्शन कॉल कर देते हैं, लेट्स से एक फंक्शन कॉल कर देते हैं, इसका नाम है f1, ठीक है। और इस f1 में आई डोंट नो आपने कोई पैरामीटर पास किया या नहीं किया, लेकिन हम f1 फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये एक वॉइड फंक्शन है f1, और इसमें आपने 3 वेरिएबल ऑल बनाए हुए हैं, लेट्स से इंटीजर, इसको भी मैं कह देता हूं लेट्स से t की वैल्यू 10 है, v की वैल्यू 20 है, और लेट्स से एक इसने भी यहाँ पे एक अरे बनाई हुई है t's की जो कि 2 साइज की है, और उसकी वैल्यूज हैं 20 और 2, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो स्टैक सेगमेंट है, ये जब इस f1 फंक्शन को कॉल करेगा तो बेसिकली इसके ऊपर एक और एंट्री बनती है जाके, जिसको हम कहते हैं कि f1 की एंट्री बनी। अच्छा इसके अंदर अब कितने वेरिएबल्स हैं, एक t वेरिएबल है तो t का ब्लॉक बनेगा यहां पे, फिर एक v का ब्लॉक बनेगा, और फिर एक अरे बनी हुई है t's की, उसके कितने ब्लॉक बनेंगे, उसके 2 ब्लॉक, और वो ऑफ कोर्स उनके एड्रेसेस होंगे, वो मैं एड्रेसेस यहां पे नहीं लिख रहा, ठीक है। अच्छा आप सुने बात गौर से, जितने भी लोकल वेरिएबल्स बनते हैं किसी भी फंक्शन के, वो किस सेगमेंट में जाके बनते हैं, स्टैक सेगमेंट में, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने यहां पे ग्लोबली जाके एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा इंट कैपेसिटी, जिसकी वैल्यू जाके रख दी 100। ये है ग्लोबल वेरिएबल, ये इस सेगमेंट में नहीं बनता, ये कहां जाके बनता है, ये इस सेगमेंट में जाके बनता है, इसका नाम है कैपेसिटी, और ये है 100, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने स्टैक पर बनाए हैं ना, ये जो ब्लॉक्स बनते हैं, ये जैसे जैसे हम फंक्शन कॉल, जैसे जैसे एक f1 था, फिर f2 था, और लेट्स से f1 यहां खत्म हो गया, फिर f2 आया, और f2 के अंदर भी आपने लेट्स से 2 वेरिएबल बनाए हुए, लेट्स से एक v बनाया है जिसकी वैल्यू 20 है, और एक s बनाया है जिसकी वैल्यू 30 है। तो जब मैंने f1 और f2 कॉल किया, जब f2 कॉल किया तो बेसिकली f1 से जब ये बाहर आएगा तो सबसे पहला काम ये करेगा कि ये ब्लॉक यहां से रिमूव कर देगा, ये बात समझ में आई। और अब f2 का ब्लॉक इस जगह पर बनेगा जाके, ये f2, अब ये f2 का ब्लॉक बनेगा यहां पे, और मैं इसके ऊपर बना रहा हूं, इसकी कोई मैंने मिटा दिया हुआ है, तो मैं f2 इसके ऊपर में बनेगा यहां पर, इसके ऊपर, वो जैसे ही f1 से बाहर आता है वो ब्लॉक वहां से रिमूव कर देता है, ठीक है। अब f2 में कितने वेरिएबल है, यहां पर बेसिकली 2 वेरिएबल बन जाएंगे, एक आपका v का बन जाएगा और एक आपका s का बन जाएगा। ये समझ में आ रही है बात।
एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? अच्छा, अब मेरी बात दोबारा से गौर से सुनो। तो जैसे जैसे फंक्शन कॉल होते जाते हैं स्टैक बढ़ता जाता है, ठीक है, और फंक्शन से कॉल होने के बाद जब आप रिटर्न होते हैं तो आपकी वो फंक्शन की एंट्री निकाल देता है। ये समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं। ये जितना भी कोड लिखा होता है ना आपने, ये जो कोड लिखा है, ये जो आपने कोड लिख रहे हैं आप, इंट मेन वगैरह, ये कोड आखिर में जाकर आप कहते हैं ना कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया आपने कभी कोड? कंपाइल का जब आप कंपाइल करते हैं C++ के कोड को, तो आपकी कोड में क्या कन्वर्जन होती है पता आपको? ये आपको पहली क्लास में मैंने बताया भी था। तो जब आपकी CPP फाइल होती है, वो CPP फाइल किस में कन्वर्ट होती है? बता दें, वो किस में कन्वर्ट होती है? CPP फाइल तो रन नहीं हो रही होती, कौन सी फाइल रन हो रही होती है? सॉल्यूशन फाइल। हाँ, वो सॉल्यूशन फाइल, जो भी आप CPP फाइल है वो किस में कन्वर्ट होती है? वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होती है। ये देखें, ये आपका विजुअल स्टूडियो है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जब मैं जाके यहाँ पे इंट मेन लिखता हूं और यहाँ पे मैं रिटर्न 0 करता हूं, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल cout and l करता हूं, और यहाँ पर मैं जाके हेलो लिखता हूं, तो होता क्या है, Ctrl+Shift+D जब मैं बिल्ड करता हूं तो बिल्ड करने से ये नीचे source.cpp कन्वर्ट हो जाती है एक पॉइंटर begin.exe के अंदर, और ये किस जगह पड़ी हुई है? ये इस जगह पड़ी हुई है, ये आप जाके देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये मैंने Ctrl+C किया, रन में गया, ये मैंने जाके एड्रेस का डिस्प्ले दिया, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखें ये फाइल पड़ी हुई है, ये 64 KB की फाइल बनी है जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। और इसे आप चाहें तो चलाएंगे तो ये जल्दी से चल के बंद हो गई है, इसको आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अगर चलाएंगे तो ये आपको दिखा सकती है। ये देखिए ये मैंने चलाई, ये देखें, ये जब मैंने चलाई तो यहाँ पे हेलो आउटपुट हुआ, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो बनती है जाके इन दी एंड आके। यार ये किसी का माइक चल रहा है, माइक बंद कर दें प्लीज, ठीक है। तो आपकी CPP फाइल कन्वर्ट होती है किसके अंदर जाके? इस एग्जीक्यूटेबल फाइल में। और बाय द वे ये 64 KB की फाइल है, 65 KB। आप चाहें तो इसको ओपन विद जाके, तो इसको मैं ना अगर मैं आपको नोटपैड में खोल के दिखाऊं तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आपने बनाई है वो देखें इस तरह की बनती है जाके, ये देखें, ये आपके अजीब टुंडे मुंडे नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली बाद में जाके नंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। आपके तमाम प्रोग्राम्स इन दी एंड जाके नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके OS को, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ जो नजर आता है वो क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? उसको सिर्फ नंबर्स ही नजर आते हैं, उसे कुछ नजर नहीं आता, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। ये मैं दोबारा बताऊंगा जब मैं ऊप शुरू करूंगा, लेकिन अब जो मैं मजे की बात बता रहा हूँ वो ये कि ये जो आपने CPP फाइल लिख रहे होते हैं कोड, ये इन दी एंड जाके नंबर्स में कन्वर्ट होती है और वो नंबर्स यहां पड़े होते हैं। सो कोड सेगमेंट में बेसिकली आपके प्रोग्राम का ही सारा का सारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यहां पड़े होते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल्स कहां पड़े होते हैं? वो यहां पड़े होते हैं। बाद में इसका नाम हम थोड़ा चेंज कर देंगे, ग्लोबल और साथ कुछ और कहेंगे, वो बात बताएंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो हीप सेगमेंट की बता रहा हूँ। ये जो हीप सेगमेंट है ना, ये बहुत काम का है, और वो काम क्या क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये अगेन मैं बता रहा हूं आपके सामने कि आपके पास मेमोरी में 4 हिस्से होते हैं। ये ऊपर है ग्लोबल सेगमेंट। ग्लोबल सेगमेंट किस लिए होता है बताएं मुझे? ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए। ग्लोबल वेरिएबल के लिए। उसके बाद यहाँ पर पड़ा होता है कोड सेगमेंट। आपके तमाम CPP फाइल जो है वो बेसिकली यहाँ पड़ी होती है, ठीक है, कोड की फॉर्म में, ठीक है। और ये रीड ओनली पर्पस के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये रीड ओनली पर्पस के लिए होता है, रीड ओनली। अच्छा, उसके बाद आपका ये नीचे होता है, मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं, क्यों? क्योंकि बेसिकली इनके दरमियान ना लाइन नहीं होती। ये दोनों लाइंस होती हैं लेकिन ये ना लाइन नहीं होती। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, इसके लिए अंदर मैं डॉटेड लगा रहा हूं। डॉटेड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसके दरमियान में बाउंड्री नहीं होती। नीचे से ऊपर जा रहा होता है जिसे कहते हैं स्टैक सेगमेंट,
स्टैक सेगमेंट, और ऊपर से नीचे आ रहा होता है जिसे हम कहते हैं हीप सेगमेंट। और इन दोनों के दरमियान में ना स्पेस बेसिकली शेयर हुई होती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो स्टैक सेगमेंट नीचे से ऊपर जाता है और जो हीप है वो ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, अच्छा अगर आपने हीप से मेमोरी लेनी हो तो उसके इसका एक तरीका है, और वो तरीका ये है, सी में इसका कोड मैं बताता हूं आपको, मैं सी का कोड, और फिर मैं आपको इसको C++ का कोड बताता हूं। ठीक है, सी में इसका कोड लिखने का तरीका यह था, आप कहते थे मैलॉक। मैलॉक का मतलब होता था मेमोरी एलोकेशन, और यहां पर ना आप एक कोई इंटीजर बता दें कि कितनी मेमोरी चाहिए। मैं 100 लिखूंगा तो 100 बाइट एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली 100 बाइट एलोकेट हो जाएंगे, और ये 100 बाइट एलोकेट होते हैं, और ये मैलॉक फंक्शन एक एड्रेस रिटर्न करता है। किसका एड्रेस रिटर्न करेगा? इस कंटिगुअस मेमोरी के पहली लोकेशन का एड्रेस। ये बात समझ आ गई? तो अगर फॉर एग्जांपल आपको इंटीजर अरे बनानी है 10 साइज की, तो आप लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे साइज ऑफ इंटीजर। साइज ऑफ इंटीजर कितना होता है? कितना होता है? 4 बाइट। 4 बाइट। और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कह दूंगा तो ये कितने साइज की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी? 40 बाइट। 40 बाइट की। और आप चाहें तो यहां पर इस एड्रेस को असाइन कर सकते हैं एक इंटीजर पॉइंटर ए को। तो ये क्या हो जाएगा? ये ए को मेमोरी ए एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर देगा जो कि 40 बाइट्स की है, और उसमें पहली लोकेशन को वो 4 बाइट का लेगा और इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, और मेरा ख्याल है आपको इसको ना कास्टिंग भी करनी पड़ती है इनटू इंट पॉइंटर, कि मैं इनको इंटीजर बाय इंटीजर ट्रीट करूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लिख दो तो हज नहीं। ठीक है, अच्छा ये था सी में लिखने का कोड। C++ ने इसको आसान कर दिया। उन्होंने कहा क्या साइज ऑफ लेते रहे, आप इसके लिए ये ऑपरेटर यूज करें। ये ऑपरेटर है जो उन्होंने दे दिया, आप कहते हैं न्यू, और यहां लिखते हैं टाइप। फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर टाइप बनानी है, और यहां पे बेसिकली टाइप, सो बेसिकली होता है न्यू, यहां होता है टाइप, और यहां होता है कितनी कंटिगुअस मेमोरी आपको चाहिए, ये ऑप्शन होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां 10 लिख दूं तो ये 10 इस टाइप के ब्लॉक्स बना देगा। तो अगर मैं लिख दूं ये न्यू इंट 10, तो ये लाइन क्या बताती है? वो 40 बाइट्स यहां एलोकेट कर देगी, और ये एक एड्रेस रिटर्न करेगा। आप चाहें तो इस एड्रेस को एक पॉइंटर में सेव कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स ये डेटा टाइप और ये डेटा टाइप दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। डज इट मेक सेंस टू यू? डज इट मेक सेंस टू यू? ये बात समझ आ गई? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, वो ये कि मजे की बात, लेट्स से कि मैं यहां पे एक इंटीजर अरे बनाता हूं 10 साइज की। यहां पे मैं एक नया ब्लॉक बनाता हूं, इसमें मैं दोबारा से एक अरे बनाता हूं 10 साइज की या 100 साइज की, और ये ब्लॉक बंद कर देता हूं, और यहां पे मैं लेट्स से A0 एक्सेस करता हूं, और यहां पे भी मैं A0 एक्सेस करता हूं। ठीक है, कोई वैल्यू असाइन करनी है वगैरह। ठीक है, तो होता क्या है C++ में, जब एक ब्लॉक शुरू होता है तो उसमें दोबारा से जो मेमोरी एलोकेट करते हैं वो एलोकेट होती है। तो बेसिकली होगा क्या? होगा ये सबसे नीचे ये ऊपर वाला A पड़ा होगा, कितने साइज का पड़ा होगा? 10 साइज का। फिर जब अगला ब्लॉक शुरू हुआ तो एक नई एंट्री आई, और अब ये कितने साइज की एंट्री है? ये A, और ये कितने साइज का ब्लॉक होगा? 100 साइज का। ठीक है, ये 100 बनी हुई है। ठीक है, दोबारा से अब जब आप ये A0 एक्सेस करेंगे तो ये बेसिकली सबसे टॉप एंट्री को जाके चेक करता है। ठीक है,
जैसे ही ये ब्लॉक खत्म होगा वो इस ब्लॉक को यहां से उड़ा देता है, तो यानी ये अब इस मेमोरी में मौजूद नहीं होगा। अब जब आप A0 एक्सेस करेंगे इज इक्वल टू लेट्स से 20 लिखेंगे, तो ये किस मेमोरी को जाके चेंज करेगा? ये नीचे वाली अरे को मैं 0th इंडेक्स पे जाके 20 करेगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। स्टैक पे चीजें निकलना और आना ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है, अगर आपने हीप पर कोई मेमोरी बनाई है तो हीप पर जो मेमोरी आपने बनाते हैं वो डिलीट आपको खुद करनी पड़ती है, वो कंपाइलर खुद नहीं करता। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर आपने ये बनाई है तो न्यू के साथ, न्यू इज ए फंक्शन फॉर ऑपरेटर फॉर एलोकेटिंग मेमोरी, और इसी मेमोरी को जब डिलीट करना हो तो आप ऐसे लिखेंगे डिलीट, और यहां पे जाके अगर आपने अरे लिख बनाई है तो आप सिर्फ ये लिखेंगे अरे का साइन, और यहाँ पे आप सिर्फ ए लिख देंगे, वो ऑटोमेटिकली इसको पता लग जाता है मैंने कितना साइज डिलीट करना है। समझ में आ गई बात? तो वो मेमोरी को रिलीज कर देगा। और सी लैंग्वेज के अंदर इसका कमांड ये थी फ्री, और आई थिंक फ्री में यहाँ पे ए लिखते थे तो वो उसकी मेमोरी फ्री कर देगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि आप खुद पढ़ लीजिएगा, तो मुझे याद नहीं क्या था, बट C++ में इसको कहते हैं। ठीक है, सो जब भी मेमोरी आप एलोकेट करेंगे डिलीट मेमोरी करना आपको जरूरी है। ठीक है, मैं आपके सामने एक कंप्यूटर वायरस बनाता हूँ, और वो कंप्यूटर वायरस आपके ख्याल में क्या करेगा आपने मुझे बताना है। ठीक है, ये देखें, मैंने एक इंटीजर मेन बनाया, और इंटीजर मेन में मैं ये लिखता हूँ, मैं यहां लिखता हूं वाइल ट्रू। ठीक है, यहां पे मैं इंटीजर साइज बनाता हूं और उसकी वैल्यू कर देता हूं 1000। ठीक है, और आप देखना मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ यहां पे जाके ये लिखता हूं न्यू इंट और ब्रैकेट, और यहां जाके लिखता हूं साइज। ठीक है, कैन यू टेल मी कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? इस प्रोग्राम को अगर मैं चला दूं ना तो ये थोड़ी सी देर में मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्या ऐसी की तैसी हो जाएगी? ये क्या कर रहा है पता है? आपकी हीप की मेमोरी फिल कर देगा सारी। ये क्या करेगा? ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली क्या है? ये कह ये रहा है कि ये मेरे पास मेमोरी है ना, ये इसका ग्लोबल सेगमेंट में तो कुछ भी नहीं पड़ा होगा, इसके कोड सेगमेंट में थोड़ी सी ये कोड की ट्रांजिशन पड़ी होगी, ये इसका स्टैक सेगमेंट है, ये इसका हीप सेगमेंट है ना। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बस मेमोरी बनाओ, और इसके एड्रेस को कहीं असाइन करने की जरूरत नहीं है, वो बस बनाते जाओ तुम बस। ठीक है ना, या अगर करना ही है तो इसको किसी पॉइंटर में असाइन भी कर दो, इंट स्टैटिक ए कर देते हैं। ठीक है ना, अब ये ए कहां बना होगा? ये साइज और ए कहां बना होगा? साइज बना होगा यहां पे, और ए कहां बना होगा? ए इसके ऊपर वाले ब्लॉक पे बना होगा यहाँ पे। हर ब्लॉक जब शुरू होता है ना या फंक्शन कॉल होती है तो वो नया ब्लॉक बनाता है, यहाँ पर ए बना होगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है तो ये यहाँ पर ए यहाँ पर होगा। हाँ, लेकिन ये जो मेमोरी इसने एलोकेट की है ये कहां बनाई है इसने? ये इसने इधर बनाई है। कितने ब्लॉक बनाए? 100 ब्लॉक बनाए। ठीक है, अच्छा अब ये वाइल लूप खत्म हो गया। जब वाइल लूप खत्म हुआ तो बेसिकली ये एंट्री यहां से रिमूव हो गई, लेकिन क्योंकि वाइल लूप दोबारा शुरू हुआ है तो ए दोबारा बनेगा, यानी ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें ऑफ कोर्स गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, लेकिन जब ये दोबारा लाइन चलेगी तो ये अगली 100 ब्लॉक उठा लेगा। लेकिन क्या पिछले 100 ब्लॉक डिलीट हुए? नहीं सर, उन्होंने डिलीट ही नहीं हुए। सो बेसिकली ये जब जितनी दफा ये लूप चलेगा उतनी दफा ये 100 ब्लॉक्स ऑफ 4 बाइट्स बनाता जाएगा। कैन यू टेल मी इस प्रोग्राम की आउटपुट के रन करने से क्या होगा? हीप मेमोरी फिल कर देगा। ये थोड़ी ही देर में आपके रैम फुल हो जाएगी, आपकी रैम फुल हो जाएगी, आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा कि भाई ये अन्य मेमोरी बनाया जा रहा है। ठीक है ना, आपका ओएस अगर इंटेलिजेंट हुआ तो उसको पकड़ लेगा, वरना थोड़ी देर बाद आपकी पूरी रैम फिल हो जाएगी।
ये समझ में आ रही बात? आपका पूरा कंप्यूटर स्टक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली एक छोटा सा वायरस बना दिया, ठीक है ना। डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो ये हमने हीप मेमोरी की एलोकेशन का काम कर दिया, ठीक है ना। एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजेदार सी प्रोग्राम बनाता हूं। याद है हम आमतौर पे इनिट वगैरह किया करते थे, तो हम यहां पे लिखते हैं क्या, ये आपकी फाइल है, आपने फाइल से इनपुट करवानी, यहां पे लिखा है 10 और यहां पे 10 वैल्यूज पड़ी है, ठीक है ना। तो आप यहां पे आप क्या बनाएंगे, आप लिखेंगे void, तो नहीं void init, आपने बताना है क्या मसला है इसके अंदर, और यहां पे आपने इंटीजर मेन बनाया, और मेन में आप क्या करते हैं, जाके इंटीजर स्टैरिक ए बनाते हैं और कॉमा साइज बनाते हैं, ठीक है। और आप जाके कॉल करते हैं इनिट, और इनिट में आप ए भेज देते हैं और यहाँ पे साइज भेज देते हैं। अच्छा, साइज को तो मैं बाय रेफरेंस भिजवाऊंगा, अच्छा, और इस ए पॉइंटर को मैं बाय रेफरेंस नहीं भिजवाता, ठीक है। और ये करता है, ये आके यहाँ पे इस स्ट्रीम का रीडर बनाता है, और ये जो भी इसकी फाइल थी i.txt, तो ये i.txt रीड करता है। तो सबसे पहले साइज लिखा हुआ है, तो ये करता है, ये सबसे पहले रीडर के थ्रू इस साइज में रीड करता है, और अब वो रीड करने लगा है। जब वो रीड करने लगा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो मेमोरी एलोकेट करेगा। कितनी? न्यू इंट, कितने साइज की वो मेमोरी बनाए, बताएं मुझे, बताएं। जितना साइज इसने रीड किया, तो यहाँ पे मैं साइज रख देता हूं। तो ये कितनी, कहां पर मेमोरी बन जाएगी, ये हीप सेगमेंट में जाके मेमोरी बन जाएगी, और लेकिन इसका एड्रेस भी कहीं स्टोर करवाना है, तो ये हम ए में स्टोर करवा लेते हैं। और उसके बाद हम एक लूप लगाते हैं, और लूप लगाते हैं i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज, और यहाँ लिख देते हैं i प्लस प्लस, और हमने अब रीड करवाना है, तो हम रीडर के थ्रू रीड करवाते हैं, और रीडर, और लेट्स से मैं यहाँ पे इंटीजर डी वैल्यू बना लेते हैं, तो मैं डी में रिसीव करता हूँ। अब डी वैल्यू को रखूंगा कहां पर, डी को वैल्यू रखूंगा मैं जाके ए की आईएच वैल्यू, ठीक है ना। तो जब ये लूप चलेगा तो पहली दफा वो ए 0 पे जाके रखेगा। तो अगर आप इमेजिन करें कि ये आपका अगर हीप सेगमेंट था, यहाँ पर आपकी 10 मेमोरी बनी हुई है, यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, और ये आपका स्टैक सेगमेंट है जहां पर ए पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x100, और बाय द वे एक छोटा सा मसला है, और देखते हैं आपको पता लगता है नहीं लगता। यहाँ पे मेन था, यहाँ पर इनिट फंक्शन था, इनिट में आपने नया पॉइंटर बनाया, तो ये वाला पॉइंटर बन जाएगा नया, और आपने बेसिकली क्या, इसको एड्रेस असाइन किया किसका, ये लेगा, ये 0x100। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कोई बोले ना, बोले ना। अब जब आपने ए आई इज इक्वल टू डी किया, तो ए 0 की वैल्यू जगह पे, यानी ए इसमें 0x100 पड़ा हुआ है, तो इस जगह पे जाके 1 रख देगा, और फिर इस जगह जाके 2 रख देगा, इधर जाकर 3 रख देगा, इधर जाकर 4 रख देगा, ठीक है ना। ये लूप से बाहर आएगा, जैसे ही लूप से बाहर आएगा, ये जो इनिट फंक्शन है इसके अंदर जो ए नया बना था, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, साइज, एक मिनट, साइज में जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, लेकिन जो ये ए है, जो इस मेन में बना हुआ है, उसमें क्या वैल्यू पड़ी है, उसमें कभी भी गार्बेज ही पड़ी हुई। ये समझ में आई क्या हुआ है? जो मेन से आपने ए भेजा था, वो तो यहां पर ऐसे गार्बेज वैल्यू आई है, गार्बेज एड्रेस आया है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इसको 0 असाइन भी कर देते हैं, तो ये बेसिकली इस ए में 0 आ जाएगा शुरू में, और फिर ये जब आपने न्यू से मेमोरी क्रिएट की, ये किस पॉइंटर को वैल्यू असाइन हुई है, ये असाइन हुई है इनिट वाले ए को, जो मेन वाला ए है उसको असाइन नहीं हुई। तो आपको यहां पर बाय रेफरेंस भिजवाना चाहिए, इस पॉइंटर को भी बाय रेफरेंस भिजवाना चाहिए। अगर आप इसको बाय रेफरेंस नहीं भेजेंगे, तो ये जो पॉइंटर है, जो मेन वाला पॉइंटर है, वो एडिट नहीं होगा। तो इस तरह आप जाके लोड करवा सकते हैं, और उसके बाद आपने जो भी अरे का काम करना है वो जाके करते हैं, ठीक है। सारा निमरा, अब आपने एक काम करना है,
कि 3-4 प्रॉब्लम्स जो है ना वो इसी तरह के, जिसमें अरे से फाइल से डेटा लोड हो रन टाइम पे, उसकी बेस पे सॉर्टिंग हो, और ये इस तरह के काम हो। ठीक है, तो कल बाकी लेक्चर में हम काम करेंगे। जी, कोई आपका कुछ सवाल कर रहा था, वो सवाल सर करो। दूसरी क्लास में चला जाए, शुरू हो गई हमारी बिल्कुल। 3:45 पे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस अल्लाह हाफिज सर। अटेंडेंस जी, अटेंडेंस लगा दें आप सारे, 1 मिनट। सो लेट मी, प्लीज सारे अटेंडेंस लगा दें, अटेंडेंस कर दें। 1 मिनट, अटेंडेंस मैं इनेबल कर दूं। एवरीवन प्लीज अटेंडेंस एंटर कर दें, और आप चले जाओ साथ ही। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।